Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. तो ये है एडिशनल टॉपिक द कश्मीर इशू. इसके बारे में पढ़ेंगे. कुछ आपको एडिशनल भी मैं पढ़ा दूंगी गूगल से because we don't have that material. So, since its integration with the Union of India, Kashmir has remained one of the burning issues in post-independence India. जब से ही हमारी सारी स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ, यानी कि सारे स्टेट्स को लेकर के आए हैं वापस से एक नेशन के तौर पे, तब से ही कश्मीर जो है वो क्या रहा है, एक बहुत ही ज्यादा इशू वाली चीज रही है, एक इशू का पॉइंट रहा है, जहाँ पे हमेशा शांति को मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रहा है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के बाद से ही चलता आ रहा है. The problem became more complicated when it was accorded a special status in Constitution through Article 370 and Article 35A, the former giving it special powers like having its separate constitution, constituent assembly, flag, new nomenclature for chief minister as prime minister and governor as sadar-e-riyasat. अब यह ज्यादा इशू की बात क्यों रही है यहाँ पे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक स्पेशल चीज दी गई थी, स्पेशल स्टेटस दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको के अंदर कौन से आर्टिकल थे, वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, जहाँ पे यहाँ कश्मीर को एक स्पेशल पावर्स ये थी कि भाई अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लगाएंगे, अपना अलग असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इनकी रहेगी, या इनका अलग फ्लैग रहेगा, ये अपने चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की तरह बोलेंगे, और गवर्नर जो है उसको बोलेंगे सदर रियासत. ठीक है, यहाँ पर जो यूनियन लॉज है उनका कोई रोल नहीं रहेगा. ठीक है, the non-enforcement of the most of the union laws in the state, while the later imparting its special citizenship rights, prohibiting the non-Kashmiris from buying property in the state. अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोली गई है कि जो यूनियन लॉज जो सारे देश में क्या होता है, अक्सर एक देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सारी जगहों के लिए सेम होता है. ठीक है, और यहाँ पे ये था कि इनके लिए अलग से था, ये इनको स्पेशल पावर के तौर पे मिला हुआ था. और यहाँ पे जो नॉन कश्मीरीज हैं, यानी कि जो कश्मीर में रहने वाले नहीं है, वो कोई भी प्रॉपर्टी इस स्टेट के अंदर खरीद नहीं सकते थे, ये इनके ऊपर लागू था. और यहाँ के जो ये यहाँ के लोगों को स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स मिले थे, जिसमें वो ये चीज कर रहे थे कि वो बाहर के लोगों को रोक रखा था उन्होंने कि आप यहाँ पे आकर के जमीन कुछ वगैरह कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना कुछ खरीद सकते हो. तो ये इनके अलग से स्पेशल पावर्स थी. अब ये ऑब्वियसली बात है, जब आप बाकी लोगों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो और कुछ को आपने स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, स्पेशल राइट्स दे रखे हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है, उनको लेकर के उनके मन में एजिटेशन होगा, उनके मन में चीज आएगी कि भाई इनको स्पेशल पावर्स क्यों मिली हुई है. तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा. It was against the special status of the state of Jammu and Kashmir that there was a clarion call in political circles for abrogation of Articles 370 and 35A, with the propagation of the principle of Ek Vidhan, Ek Nishan, Ek Pradhan, referring to one constitution, one flag, and one head of the state government, respectively. Others equated Article 370 and 35A as constitutionally recognized separatism. अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल जो उसको मिली हुई थी चीज, उसको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे कियास हो रखा था. एक क्लैरियन कॉल, यानी कि एक बिगुल बज रहा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे बोला जा रहा था कि इस पूरी चीज को हटा दो, आर्टिकल 370 और 35A जो है इसको हटाओ. और किस चीज के बेसिस पे वो क्या प्रिंसिपल दे रहे थे कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए, और एक ही जो है स्टेट का हेड होना चाहिए. ठीक है, यानी कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए. और कुछ जो है वो इसके फेवर में थे, वो बोल रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज सेपरेटिज्म है, यानी कि इनको बिल्कुल अलग से कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? No, ma'am. Okay. It was against this backdrop that current BJP-led NDA government, by showing its commitment to the integration of Kashmir in India as a part of its election manifesto, presented the Jammu and Kashmir recognized bill in Rajya Sabha on 5th August 2019 for the abolition of section 370 and 35A from Kashmir. अब ये क्या था
बीजेपी जो एनडीए के साथ में सरकार बनी हुई थी, ठीक है, ये उस चीज के बिल्कुल खिलाफ में थी। उन्होंने अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाया था कि कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा ही बना के रखेंगे, और उन्होंने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जो ये एक रखते हैं ना कि भाई हम ये काम जो है, ये पॉइंट्स देते हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर किसी भी चुनाव से पहले कि हम ये चीजें जो है करेंगे। तो उसमें ये भी था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में से ये 370 और 35A जो है ये हटा देंगे, ठीक है। और उन्होंने ये जब ये आ गए, अपनी इन्होंने सरकार बना ली, तब ये चीज जो है इन्होंने अबॉलिशन किया, हटाया है इसको। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा के अंदर ये चीज रखी गई, ठीक है, जो मेजोरिटी से पास हुई। द बिल वॉज पास बाय द लोकसभा ऑन 6 अगस्त 2019, यानी कि 5 अगस्त को रखा है इन्होंने, और 6 अगस्त को जो है वो लोकसभा में पास हो गया। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स assent on 9th August 2019, sections 370, 35A was repealed and Jammu and Kashmir got divided in two union territories of Ladakh and Kashmir. लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये चीज रखी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, तब दोनों ही जगह पे वो मेजोरिटी से पास हो गई। फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर और उनकी परमिशन के लिए वो गई 9 अगस्त को, ये हट गया। और उसके बाद जम्मू और कश्मीर जो है उसको कैसे डिवाइड किया गया, दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इस तरीके से ये जो कश्मीर इशू है वो हुआ। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके, तो सेपरेटिज्म जो टर्म है वो हमने पढ़ी है इसके अंदर, वो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सेपरेटिज्म सरफेस्ड इन कश्मीर फ्रॉम 1989 एंड इज मेड अप ऑफ वेरियस स्ट्रेन्स। अब सेपरेटिज्म ये जो टर्म है ये यूज हो रही है 1989 से ही, और इसके कई अलग अलग तरीकों से इसको समझाया गया है, कई कई अलग अलग तरीकों से इसके टुकड़े जो है वो यूज किए गए हैं, मतलब ये टर्म अलग अलग तरीकों से यूज की गई है। One strand of separatists wanted a separate Kashmir nation independent of India and Pakistan. एक जो टुकड़ा था जो यूज किया गया है सेपरेटिज्म के नाम पर, वो ये था, एक हिस्सा जो था लोगों का वो ये मांग कर रहे थे कि भाई, उनको बोला भी सेपरेटिस्ट ही जाता है, वो चाह रहे थे कि भाई बिल्कुल कश्मीर को एक नेशन के तौर पर अलग कर दो, आजाद कर दो इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, यानी जो पाकिस्तान के पास में हिस्सा है वो भी अलग कर दो, और इंडिया के पास में जो है वो भी अलग कर दो, और इसको एक अलग नेशन बनाओ। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है कि अलग अलग सोसाइटियां जो है यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रही है, और अलग अलग पॉलिटिक्स जो है वो भी यहाँ पे चल रही है। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। Despite diversities and divergence on the one hand and the continued situation of conflict on the other, the plural and the secular culture of state has remained largely intact. अब यहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी विविधता है, इतने ज्यादा चेंजेस है सबके अंदर, मतलब अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ तो ये चल रही है, और दूसरी तरफ इनके यहाँ की सिचुएशन इतनी खराब है, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई चीजें होती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, टेररिस्ट अटैक होते रहते थे। वो सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पर इनका जो कल्चर है स्टेट का, वो अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि वो अभी भी बना हुआ है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीजें जो है आप सेपरेटिज्म के अंदर लिख सकते हैं। अब मैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये जम्मू और कश्मीर के बारे में बताना चाहूंगी। ये पॉइंट्स भी अगर आप पढ़ लेंगे तो अगर आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर थोड़ी ज्यादा वेटेज में, तो आप प्रॉपरली लिख पाएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम। नो। ओके। द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन एज मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हमेशा जो इशू है ये मेजर इशू की तरह देखा जाता है कश्मीर, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ये आपको भी पता होगा, जनरली अधिकतर ये पॉइंट पाकिस्तान उठाता रहता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हमें वापस कर दो, इस तरह की सेंसलेस चीज होती रहती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 सोशल पॉलिटिकल रीजन्स है। जम्मू अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स। जम्मू जो है वो वहां पर फुटहिल्स है, प्लेन्स भी हैं। कश्मीर हार्ट ऑफ कश्मीर रीजन, यानी कि जो बेसिक मेन जो एरिया है कश्मीर का वो। एंड लद्दाख माउंटेनियस रीजन विद वेरी लिटिल पॉपुलेशन which is equally divided between Buddhist and Muslims। अब लद्दाख जो है वो बहुत ही बढ़िया पहाड़ों वाला इलाका है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, और बेसिकली जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो या तो बुद्धिस्ट है या फिर मुस्लिम्स है, ठीक है। तो 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन्स में ही डिवाइडेड है, इसीलिए इनको 2
यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट। आपको पता ही है 1947 से पहले अधिकतर कई सारी स्टेट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट के तौर पे जानी जाती थी, वैसे ही जम्मू और कश्मीर जो है वो भी प्रिंसली स्टेट है, रहा है। The state was having majority population of Muslims, but Hari Singh was a Hindu ruler of the state. अब although यहाँ पे सारी जो majority थी वो मुस्लिम थी, लेकिन जो इनके रूलर थे उस समय पे वो हिंदू थे, जिनका नाम था हरी सिंह। याद रखिएगा, इनके जो रूलर थे वो हिंदू रूलर थे, हरी सिंह। In October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. 1947 यानी कि अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने जो ट्राइबल एरियाज के जो थे घुसपैठी उनको भेजा था अपनी साइड से कि कश्मीर को कैप्चर कर लो। दिस फोर्स्ड हरी सिंह टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। अब 1947 जैसे कि हमें आजादी मिली थी इसी साल, और ये प्रिंसली स्टेट थी, और एज यूजुअल जैसे आपको पता है कई सारी स्टेट्स जो थी प्रिंसली स्टेट वो नहीं चाहती थी इंडिया के अंदर आना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्टूबर के अंदर जब हमला हुआ पाकिस्तान की साइड से कि भाई कश्मीर को कैप्चर कर लो, तब हरी सिंह को लगा कि अब उनको इंडियन मिलिट्री की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तब उन्होंने इंडियन मिलिट्री हेल्प से मदद मांगी। Indian army successfully drove out infiltrators from Kashmir Valley, and Hari Singh signed an instrument of accession 1 with the government of India. अब जैसा कि आपको पता ही है, जब इन्होंने मदद दी है तो ऑब्वियसली बात है ये भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। उन्होंने अपनी कंडीशन रख दी कि ठीक है, आपको अगर हम हेल्प कर देंगे मिलिट्री हेल्प, लेकिन आपको ये साइन करना पड़ेगा। फिर ये हुआ, इंडियन आर्मी सक्सेसफुली ड्रोव आउट, उन्होंने पूरी तरह उनको हटा दिया जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे कश्मीर वैली के अंदर आए थे पाकिस्तान की साइड से, उनको बिल्कुल भगा दिया। इट वाज अग्रीड that once the situation will be normalized, the views of the people of Jammu and Kashmir will be ascertained about their future, and India agreed to maintain the autonomy of Jammu and Kashmir। और ये अग्री किया गया कि जब सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी पूरी तरह से, तो जम्मू और कश्मीर की जनता जो है जो भी वो चाहेगी अपने फ्यूचर के हिसाब से, जो भी उनका व्यू रहेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। और इंडिया ने अग्री करा कि हाँ ठीक है, आपकी जो ऑटोनॉमी है वो बरकरार रहेगी, यानी कि जो आपको अलग से चीजें चाहिए जो स्पेशल वो है वो एज इट इज रहेगा। ये था, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, नो मैम। अब इसके साथ में एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स जो चलते आ रहे हैं वो भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्या एक बहुत ही हॉट टॉपिक है कश्मीर इशू, और ये अभी आपके इंक्लूड किया गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज पे क्वेश्चन आ सकता है। Externally, Pakistan has always claimed that Kashmir Valley should be part of Pakistan. Pakistan sponsored a tribal invasion of the state of 1947, and consequences of it, a part of the state came under Pakistan control. अब क्या हुआ, जो पाकिस्तान ने कई बार बोला है कि ये कश्मीर वैली जो है उसका हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, काफी मतलब अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी ये काफी यूजफुल जगह भी है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि कश्मीर उसको मिल जाए पूरी तरह से। अब ये जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया था, ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, घुसपैठ जो हुई थी 1947, इसमें इन्होंने कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में कर लिया था। इंडिया क्लेम्स दिस एरिया अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, वेयरएज पाकिस्तान डिस्क्राइब्स दिस एरिया एज आजाद कश्मीर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको लिख लीजिए, या जो भी है आप याद रखिए कि इंडिया इस एरिया को इलीगल ऑक्यूपेशन बोलता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है, पीओके बोलता है, और जो पाकिस्तानी है वो इस एरिया को क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर। ठीक है, याद रहेगा, इंडिया क्या बोलता है, इलीगल ऑक्यूपेशन, ठीक है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये पाकिस्तानी बोलते हैं आजाद कश्मीर। Internally, there is a dispute about the status of Kashmir within the Indian Union. अब internally काफी ज्यादा dispute चलते रहते हैं कश्मीर के status को लेकर के। Article 370 gives greater autonomy to Jammu and Kashmir compared to other state of India. State has its own constitution. ये आपको बता ही दिया मैंने शुरुआत में कि आर्टिकल 370 के तहत इनको एक स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था इनका। The special attention provokes two opposite reactions, और स्पेशल अटेंशन जो है वो अधिकतर दोनों ही साइड से एक स्पेशल उनको रिएक्शन मिलता रहता है ऑपोजिशन की तरफ से। इसीलिए जब यहाँ पे 370 हटा तो पाकिस्तान ने हर सख्त कोशिश करी थी इस चीज को डिनाई करने की। ठीक है, अब उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उसने कब्जा कर रखा है आधे
कश्मीर पे काफी हिस्सा जो है उसके पास में है, इसीलिए बार बार जब ये आर्टिकल 370 हटा तो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर के भी उन्होंने कोशिश करी इस चीज को रखने की, पॉइंट को रखने की, भाई ये गलत है, आर्टिकल 370 जो है ये नहीं हटना चाहिए यहाँ से इंडिया, बल्कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर था फिर भी, ठीक है, इन्होंने पूरी कोशिश करी थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और इंडिया ने सिंपली ये बोला ये हमारा इंटरनल मैटर है और हमें नहीं लगता कि इसमें किसी और का कोई भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, a section of people outside Jammu and Kashmir feels that there should be that Article 370 should be therefore be revoked and Jammu and Kashmir should be like any other state in India। कई सारे सेक्शन जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के बाहर यानी कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आर्टिकल 370 हट जाना चाहिए और इसको बाकी हिस्सों की तरह ही कर देना चाहिए। अनदर सेक्शन मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ, और उनका मानना ये है, अधिकतर जो कश्मीरी लोग जो है उनका मानना ये कि ऑटोनॉमी जो है आर्टिकल 370 ये हमारे लिए काफी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको काफी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर, काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, अलग अलग लेवल पे लोग जो है वो अपनी पार्टी का वो करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो कश्मीर की जो पार्टी रही है पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कश्मीर की ग्रोथ को रोकने का। क्यों? क्योंकि वो उनका मेन एक एजेंडा था कि उनको रूल करना था, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट आर्टिकल वाला। अब एनडीए वाला पढ़ लेते हैं। सब यूनिट एनडीए 3rd and 4 इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Narendra Modi got an absolute majority in the Lok Sabha election held in May 2014, and after nearly 30 years in Indian politics, a strong government with an absolute majority was established at the center. अब आपको पता ही है 2014 के अंदर क्या हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब जो इनकी पार्टी थी वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीती थी लोकसभा इलेक्शन के अंदर, और ये अभी तक के 30 साल बाद मतलब 30 साल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी है जिसको पूरी तरीके से सेंटर में भी मेजॉरिटी मिली है। Though called NDA 3rd, the BJP-led coalition of 2014 was largely different from its predecessor coalition governments। अब ये पूरी तरीके से इसको क्या बोला गया, एनडीए 3rd बोला गया, क्योंकि इससे पहले जो भी इनके गठबंधन की सरकारें बनी थी ना उसमें कुछ अलग चीज थी। अब वो चीज अलग क्या थी कि वहां पर एक नेशनल पार्टी जो थी, दूसरी नेशनल पार्टीज जो थी वो लीड कर रही थी, ठीक है, एनडीए की जो पार्टीज थी दूसरी। और यहाँ पर क्या हो रहा था, बीजेपी जो है वो जब ये एनडीए 3rd का जो ये बोला गया है इसको 2014 के इलेक्शन के बाद में, वो इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे एक लौती नेशनल पार्टी बीजेपी जो है वो पूरे एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में, खुद की मेजोरिटी के साथ में लोकसभा के अंदर स्टैब्लिश थी, और ये अपने आप से ही काम इसका इतना ज्यादा था कि इसको जरूरत नहीं थी, ठीक है, किसी और उसकी, इनका मतलब डोमिनेशन ज्यादा था। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें देखा जाता है कि वोट ज्यादा किसके, सीट्स किसके पास में ज्यादा है, तो इनके पास में बहुत ज्यादा थी, मेजोरिटी में थी, तो इसलिए इसको एनडीए 3rd बोला गया है, ठीक है। Though called NDA 3rd, the BJP-led coalition of 2014 was largely different its predecessor coalition governments, where the previous coalitions were led by one of the national parties. The NDA 3rd coalition was not only steered by a national party, that is BJP, it was also dominated by BJP with an absolute majority of its own in Lok Sabha. It was also called a surplus majority coalition. इसको ये भी बोला जाता है कि ये surplus majority coalition था। In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition politics, which could be seen from one party-led coalition to one party-dominated coalition. अब क्या हुआ, इस तरीके से जब इनको सरप्लस मेजॉरिटी कोलिएशन बोला गया, ये टर्म दी गई, तो इसको देखा, इसमें कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले, यानी गठबंधन की जो राजनीति थी उसके अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले कि जहां पर एक पार्टी जो है वो कोलिएशन गठबंधन को लीड किया करती थी, अब एक पार्टी जो है यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये था कि कुछ कुछ पार्टीज जो है मिलकर के वो गठबंधन की सरकार बना रही है, तो उनमें किसी को एक को भी ना इतनी ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी कि वो उस चीज को डोमिनेट कर पाए, ठीक है। अब वहां पे सिंपली कि थोड़े से वोट ज्यादा हो गए तो वो पार्टी जो है वो ज्यादा
लीड करेगी, ऐसा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या था, ये चेंज हो गया था और यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिएशन हो गया था, यानी कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेट करते हुए गठबंधन को डोमिनेट करते हुए चल रही है। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ओके, अब है द 2019 लोकसभा इलेक्शन, द 17th since independence, once again brought back BJP-led NDA fourth to center of power by winning more than 350 seats out of 543. अब जब 2019 के इलेक्शन हुए, दोबारा से लोकसभा इलेक्शन हुए, ये 17th इलेक्शन थे इंडिपेंडेंस के, सिंस इंडिपेंडेंस से, और यहाँ पे दोबारा से बीजेपी लेड एनडीए, यानी बीजेपी ने आगे बढ़कर के लीड किया, एनडीए को डोमिनेट किया, और यहाँ पर इनको 543 सीट्स के अंदर से 350 सीट्स जो है वो इन्हीं को इन्होंने जीती। The BJP on its own won 303 seats in Lok Sabha, और खुद से इन्होंने 303 सीट्स जो है लोकसभा की जीती थी। The biggest number any single party has won in the lower house since 1985 when Congress swept the elections in the aftermath of Mrs. Indira. अब क्या हुआ था, ये तब 303 जो सीट्स जीती इन्होंने लोकसभा की, वो अभी तक का सबसे बड़ा सिंगल पार्टी का जीत थी कि उन्होंने इतने ज्यादा वोट जीत लिए थे लोअर हाउस में। और ये 1985 से, जब कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस को पूरी तरह वो कर चुकी थी इंदिरा गांधी के बाद में, उसके बाद का ये सबसे बड़ा नंबर था। गांधीज असैसिनेशन, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, इनका असैसिनेशन हुआ था। बेस्ड ऑन द tumultuous success of BJP in 2019, social scientists have started equating the contemporary party system with BJP system, where an era of one party dominance like the Congress system has once again started appearing on the democratic politics of India. अब गांधी के असैसिनेशन के बाद में जो चीजें हुई थी, ये बीजेपी की जो जीत मिली 2019, उसको उससे कंपेयर किया गया, और सोशल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि ये कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम शुरू हो गया, बीजेपी सिस्टम नाम दे दिया उनको, जैसे कि उस समय में कांग्रेस सिस्टम नाम दिया गया था। बोला गया था कि ये एक एरा है वन पार्टी डोमिनेंस का, जहां पे कांग्रेस सिस्टम हमने पढ़ी है ये चीज चैप्टर के अंदर। उसी तरीके से अब जो है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया के दूसरी पार्टी जो है वो उस चीज को कर पा रही है, यानी बीजेपी सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। Issues of development and governance. A major change in Indian politics after 2014 is the shift from caste and religion based on politics to development and governance oriented politics. एक बहुत बड़ा बदलाव आया था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर 2014 के बाद में। ये कास्ट रिलीजन से हट करके डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई थी। राजनीति के अंदर डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा कि कौन सी पार्टी जो है वो डेवलपमेंट कराना चाह रही है, इंस्टेड ऑफ कास्ट और रिलीजन पे बेस्ड जो राजनीति चल रही थी इससे पहले। With its pre-intended goal, सबका साथ, सबका विकास, the India third government started several socio-economic welfare schemes to make development and governance accessible to the masses, such as Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, Swachh Bharat Abhiyan, Jan Dhan Yojana, Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, Kisan Fasal Bima Yojana, Beti पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, एक्सेट्रा। अब हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने डेवलपमेंट और गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने इस तरह के स्लोगन्स दिए, इस तरह की स्कीम्स बनाई जिसमें लोग बागों का भला हो सके और देश का भला हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने। पहला बोला है सबका साथ सबका विकास, यानी कि अगर सब लोग साथ लेके चलेंगे, अपने आप एक दूसरे का साथ यूनिटी के साथ काम करेंगे तो सबका ही विकास होगा, सबका ग्रोथ होगा। तो ये जो एनडीए की थर्ड सरकार जो बनी 2014 के अंदर, उन्होंने कई सारे स्कीम्स इसी चीज में लगाए, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हुई, स्वच्छ भारत अभियान हुआ जो अभी भी चल रहा है, जन धन योजना हुई, फिर उसके बाद में दीन दयाल उपाध्याय की योजना हुई, फिर किसान फसल बीमा योजना हुई, फिर बेटी पढ़ाओ। इस तरह की वो देकर के उन्होंने अपना एक स्थापित किया कि हम जो है कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड वो नहीं कर रहे हैं, हम सबका विकास करना चाहते हैं। All these schemes intended to take administration to the doorstep of the common man by making the rural households, particularly the women, real beneficiaries of the central government schemes. अब ये सारी schemes इसलिए लगाई गई थी कि भाई आम आदमी जो है उसका भला हो सके, स्पेशली जो रूरल एरिया का घर के जो लोग हैं उनका हो सके, और पर्टिकुलरली जो विमेन है उनको इन चीजों का फायदा मिले। ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा उनको मिले।
The success of these schemes could be seen from the result of 2019 Lok Sabha elections, where the voters across states, caste, classes, communities, gender, and regions brought back the issues of development and governance to the center stage under the BJP-led NDA government, characterizing the current change with सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास. अब क्या हुआ? जब इन सारी स्कीम्स को सक्सेस मिली तो उसका रिजल्ट हमें कहाँ देखने को मिला? जो दोबारा से इलेक्शन हुए 2019 के अंदर, वहां पर वोटर्स जो है कास्ट, अलग अलग क्लास, अलग स्टेट्स, कम्युनिटीज, जेंडर, रिलीजन के, वो साथ साथ वापस आए. इस ये जो चीज थी डेवलपमेंट और गवर्नेंस वाली चीज जो थी उसको लेकर के साथ में आया और बीजेपी और अच्छे उससे जीती. और इसके अंदर एक और चीज जुड़ गई सबका साथ सबका विकास के साथ में. एक और चीज जो जुड़ी वो थी सबका विश्वास, क्योंकि ये बहुत अच्छी सरप्लस इनको बहुमत से ये जीते थे, मेजोरिटी से जीते थे. तो ये है हमारा इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ठीक है, ma'am. तो ये हमारे एडिशनल टॉपिक्स जो थे वो अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स मार्क कर लीजिएगा. और ये मैटर जो है कोशिश करिएगा कि आप लिख करके लाएं, क्योंकि ये मैंने आपकी ग्रुप में भी भेज दिया था, तो वहां से आप ये खोल करके देख सकते हैं PDF. और आपको अगर दिक्कत हो तो आप वो पूरा पैराग्राफ जो है लिख करके लेके आइएगा कॉपी में, और फिर मैं आपको वो वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, students, that's all for today. Have a nice day ahead. God bless you all.